दोस्तों, नए इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग पेंशन पे टैक्स रिलेटेड क्या रूल बदले हैं और अब टैक्स कैसे लगेगा, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इनकम टैक्स की सभी प्रोविज़न को समझ पाएँ। दोस्तों, इसमें हम एनपीएस से जुड़े हुए रूल भी डिस्कस करेंगे और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के रूल भी डिस्कस करेंगे। मंथली पेंशन और फैमिली पेंशन के रूल डिस्कस करेंगे और जो गैलेंट्री अवार्ड विनर को पेंशन मिलती है, क्या वो टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो पेंशन होती है वो डिपेंड करता है क्या आपने उसे कम्यूट करवाया है या फिर अनकम्यूटेड पेंशन है। तो दोस्तों, जो कम्यूटेड पेंशन है यानी कि जो लमसम या फिर वन टाइम पेमेंट होती है, तो टैक्स एग्जम्पशन डिपेंड करता है कि इसे कौन क्लेम कर रहा है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं तो पुराने सेक्शन 10(10)(a)(1) के अंतर्गत इसे एग्जम्पशन मिलती थी और अब नए एक्ट के अकॉर्डिंग भी ये एग्जम्प्ट है। लेकिन दोस्तों, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं तो जहाँ पे ग्रेचुटी रिसीव होती थी 1/3 ऑफ द कम्यूटेड पेंशन एग्जम्प्ट रहती थी और बैलेंस टैक्सेबल है। और अगर ग्रेचुटी नहीं मिलती थी एम्प्लॉइज़ को तो 1/2 जो इनकी 50% जो है कम्यूटेड पेंशन एग्जम्प्ट है, बैलेंस टैक्सेबल होती थी। तो वही अब नए इनकम टैक्स एक्ट में भी कंटिन्यू किया गया है। और दोस्तों, जो अनकम्यूटेड पेंशन है यानी कि जैसे कि पीरियोडिक पेमेंट आपको सैलरी की तरह मिलती है तो फुल्ली टैक्सेबल है इनकम अंडर द सैलरी के अंतर्गत, भले ही आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो दोस्तों, जब आपको मंथली पेंशन मिलती है तो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। अगर आप न्यू रजीम ले रहे हैं तो 75,000 की डिडक्शन मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। और अगर आप ओल्ड रजीम लेंगे तो 50,000 रुपीज़ की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। अगर फैमिली पेंशन मिलती है तो उस केस में वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। और न्यू टैक्स रजीम में आपको 25,000 या फिर 1/3 ऑफ द पेंशन जो भी 200 में से कम हो उसके अकॉर्डिंग एग्जम्पशन मिलेगी, बैलेंस अमाउंट टैक्सेबल होगा। और अगर ओल्ड रजीम आप ले रहे हैं तो 15,000 या 1/3 ऑफ द पेंशन विच एवर लेस वो एग्जम्प्ट होगी, बैलेंस आपका टैक्सेबल होगा। तो दोस्तों, मंथली जो पेंशन है फैमिली पेंशन दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों को आपको अलग हेड में रिपोर्ट करना होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आईटीआर में अकॉर्डिंगली से डिस्क्लोज करना है ताकि बाद में आपको कोई पेनल्टी ना लगे। दोस्तों, जो कम्यूटेड पेंशन है यानी कि लमसम अमाउंट आपको मिलता है, अगर गवर्नमेंट डिफेंस लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉइज़ को मिलता है तो एग्जम्प्ट रहता था इनकम टैक्स में पुराने सेक्शन 10 में, तो वही अब नए एक्ट में भी एग्जम्पशन दी गई है। और दोस्तों, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं अगर ग्रेचुटी रिसीव होगी तो उस केस में 1/3 कम्यूटेड पेंशन का जो है वो एग्जम्प्ट रहेगा और बैलेंस टैक्सेबल होगा। और अगर ग्रेचुटी रिसीव नहीं होती है तो 50% कम्यूटेड पेंशन जो है टैक्सेबल है, 50% एग्जम्प्ट है। और दोस्तों, अगर फैमिली मेम्बर जो स्पेसिफाइड पर्सनस है उनको दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन मिलती थी सेक्शन 10 सब सेक्शन 19 में, वही अब नए एक्ट में भी कंटिन्यू की गई है। ये स्पेसिफाइड जो है केसेस में, जैसे कि विडो, चिल्ड्रन और नॉमिनेटेड हेयर जो होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस के इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस, अगर जो डेथ अकड़ हुई है ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान तो उस केस में जो फैमिली मेम्बर को पेंशन मिलती है उसे 100% टैक्स एग्जम्प्ट रखा गया है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों, जो एग्जम्पशन है स्पेसिफिक पेंशन टाइप के लिए वो भी दी गई है, जैसे कि गैलेंट्री अवार्ड रिसिपिएंट होते हैं, जैसे कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, नोटिफाइड अवार्ड हैं। यहाँ पे आपको जो भी ये पेंशन मिलेगी वो 100% एग्जम्प्ट रहेगी। इसके अलावा जो फैमिली में पेंशन है वो भी अब एग्जम्प्ट रहेगी, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है इन केसेस में। और जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसके लिए इनकम टैक्स में कोई प्रोविज़न नहीं दी गई थी, लेकिन अब इसे स्पेसिफिकली इंक्लूड किया गया है नए इनकम टैक्स एक्ट में कि अगर ऑपरेशनल इंजरी डिसेबिलिटी की वजह से डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है तो उस केस में भी आपको एग्जम्पशन रहेगी, इनकम टैक्स नहीं पे करना है। और अगर फैमिली पेंशन जो डिफेंस पर्सनल को मिलेगी, जैसे कि विडो, चिल्ड्रन हेयर को जो हमने अभी डिस्कस किया, वो नए एक्ट के अकॉर्डिंग भी एग्जम्प्ट रहेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसे टैक्स के लिए ऑफर नहीं करना, लेकिन एग्जम्पशन के शेड्यूल में ज़रूर दिखाना है। और दोस्तों, अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो नेशनल पेंशन स्कीम या यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है। दोस्तों, नए एक्ट में भी एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है 10% ऑफ सैलरी तक वो डिडक्शन ले सकता है ओल्ड रजीम में, प्लस एडिशनल 50,000 रुपीज़ की। लेकिन जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है
वो 14% ऑफ सैलरी गवर्नमेंट केसेस में और 10% ऑफ सैलरी अदर केस में मिलेगा ओल्ड रजीम में। और अगर आप नई रजीम ले रहे हैं तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी 14% ऑफ सैलरी तक क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम का आप डिडक्शन के तौर पे ले सकते हैं और 50,000 रुपीज़ एडिशनल ओल्ड रजीम में। लेकिन नई रजीम में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। और दोस्तों NPS वत्सल्य के केस में 50,000 रुपीज़ की डिडक्शन ओल्ड रजीम में मिलती है। तो आप अगर ओल्ड रजीम ऑप्ट करेंगे तो उस केस में ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप NPS को विड्रॉ करते हैं या यूनिफाइड पेंशन स्कीम से तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं ड्यूरिंग द टाइम NPS में पार्शियल विड्रॉल 25% तक ऑफ द कंट्रीब्यूशन तो वो एग्जम्प्ट रहता है। और अगर डेथ के केस में मिलता है तो उस केस में भी एग्जम्प्ट रहता है नॉमिनी को ये कंट्रीब्यूशन। और अगर क्लोज किया जाता है NPS अकाउंट तो उस केस में 60% अमाउंट एग्जम्प्ट है, बैलेंस 40% टैक्सेबल होता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के केस में सुपर एनुएशन वॉलंटरी रिटायरमेंट पे आपको जो अमाउंट मिलता है उसका 60% इंडिविजुअल का अमाउंट का एग्जम्प्ट रहेगा, बैलेंस टैक्सेबल होगा। और अगर लमसम अमाउंट आपको मिलता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में तो उस केस में एग्जम्प्ट रहेगा। लमसम अमाउंट का मतलब है कि 10% अमाउंट जो आपको मिलता है क्वालिफाइंग सर्विस के लिए हर 6 मंथ्स के लिए एक क्वालिफाइंग ब्लॉक माना जाता है, उसके अकॉर्डिंग इसकी 10% ऑफ द मंथली एम्यूलमेंट कैलकुलेट किया जाता है जिसमें कि बेसिक पे और DNS अलाउंस आता है। तो ये भी अमाउंट एग्जम्प्ट रहता है। दोस्तों अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो ITR से रिलेटेड तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो इस प्रकार पेंशन का आपको ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली करना है जब आप ITR फाइल करेंगे सैलरी हेड के अंतर्गत या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में या फिर एग्जम्प्ट इनकम में। तो अकॉर्डिंगली आपको करेक्ट शेड्यूल फिल करना है ताकि बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको कोई इंक्वायरी ना आए। और आपको दोस्तों सभी प्रकार की इनकम इंक्लूड करनी है। अगर आपकी मान लीजिए कैपिटल गेन भी हो रहा है तो आप ITR 1 नहीं ITR 2 फाइल करेंगे। और अगर आपकी बिजनेस इनकम भी है तो आप ITR 3 फाइल करेंगे। तो सरकार ने ITR 1 और ITR 2 को फाइल करने की डेट 31 जुलाई रखी है और ITR 3 और ITR 4 को फाइल करने की डेट 31 अगस्त रखी है। तो आपको चेक करना है कि आपके ITR में किस प्रकार की इनकम है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो ITR फाइलिंग की डेट है वो भी चेंज हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें ओल्ड रजीम या न्यू रजीम दोनों में से कोई भी रजीम ऑप्ट करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है। और दोस्तों अगर आप एरियर का रिलीफ क्लेम कर रहे हैं तो सेक्शन 10E के जो फॉर्म है वो आपको फाइल करना है ओल्ड रजीम के जो ओल्ड एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ताकि आपको वो डिडक्शन मिल पाए। उसके बाद ही आपको एरियर का रिलीफ क्लेम करना है। तो दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें CS सतबीर सिंह टैक्सटाइल के नाम से। और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।